गरीब परिवार से थी। निशा के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो निशा की शादी किसी अच्छे घर में करवा सके। इसलिए जब राजेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो निशा के माता पिता बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। बहन जी, भला हमें इस रिश्ते से क्यों मना होगा? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ भी जाए बस खुश रहे, और हम जैसे गरीब से आप लोग रिश्ता जोड़ रहे हैं, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। बहन, मुझे ना तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरे घर को, मेरे बेटे को संभाल सके। और वैसे भी गरीब घर की लड़कियां ना दिल की बहुत साफ होती हैं, वो घर संभालना बहुत अच्छे से जानती हैं। ये तो आपका बड़प्पन है बहन। अब आप ऐसी बातें करके ना मुझे छोटा कर रही हैं। खैर ये सब छोड़िए और बताइए कि शादी की डेट कब निकलवाए? जब आप कहें बहन। इस तरह से बहुत जल्द निशा की शादी राजेश से हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, पर वो अपने पति को नहीं संभाल पाती और न ही अपने पति को पीने से रोक पाती। ऐसे ही एक रात, राजेश जी बस कीजिए, आपने बहुत पी रखी है, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं अच्छे से जानता हूँ क्या सही और क्या गलत, तुम बीच में मत पड़ो और जाकर सो जाओ। मेरी जिंदगी तो ये शराब है। राजेश जी कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए कुछ नहीं कहता, वरना जो मुझे शराब पीने से रोकता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम इसी तरह से मेरे और मेरी शराब के बीच आती रही तो एक दिन मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, समझी? राजेश का गुस्सा देखकर निशा डर जाती है। अब राजेश अपनी शराब लेकर घर से बाहर चला जाता है। पूरी रात यूं ही बीत जाती है पर राजेश घर नहीं आता, जिस वजह से निशा काफी परेशान हो जाती है और अपनी सास सुमन से कहती है, माँ जी देखिए ना, रात से सुबह हो गई पर अब तक राजेश घर नहीं आए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। बहू मुझे माफ कर दे, पर मैं क्या करती, एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा जिंदगी भर कुंवारा रहे। इसीलिए मैंने अपने बेटे की सच्चाई तुझसे छुपाई और तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैंने ना अपने बेटे की शादी तुझसे करवाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। प्लीज माँ जी खुद को दोष मत दीजिए, शायद मेरी किस्मत में नशेड़ी पति ही लिखा था। अरे बहू तू उस राजेश की चिंता मत कर, वो एक नंबर का बेवड़ा है। जब से तू आई है ना तब से वो हर रात को घर वापस आने लगा है, वरना जब तू नहीं थी तब वो 2-2, 3-3 दिन घर नहीं आता था। माँ जी अगर ऐसी बात है तो आप यकीन कीजिए, बहुत जल्दी मैं राजेश जी की शराब छुड़वा दूंगी। भगवान करे वो जल्दी आ जाए। इस तरह से निशा घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद निशा देखती है कि राजेश नशे में धुत घर में आ रहा है और वो आते ही बेहोश हो जाता है। बेहोश राजेश को देखकर सुमन डर जाती है और रोने लगती है। माँ जी जल्दी आइए, देखिए राजेश जी को क्या हो गया, ये बेहोश हो गए, उठ ही नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़का शराब पीना कब बंद करेगा। बहू तो डर मत, मुझे लगता है आज इसने ज्यादा पी ली है, इस वजह से ये बेहोश हो गया है। इसे चलकर कमरे में सुला देते हैं, कुछ देर बाद ये खुद होश में आ जाएगा। इतना बोलकर निशा अपनी सास के साथ राजेश को कमरे में सुला देती है। पूरा दिन बीत जाता है पर राजेश होश में नहीं आता और ऐसा पहली बार हुआ था। अब सुमन भी डर जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू मेरा दिल बैठा जा रहा है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राजेश बहुत ज्यादा देर के लिए बेहोश हो चुका है, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना बोलकर निशा जैसे ही डॉक्टर को बुलाने जाती है वैसे ही राजेश होश में आ जाता है और होश में आते ही शराब मांगने लगता है। बस कीजिए राजेश जी, आपको पता है आप सुबह से अब होश में आए और होश में आते ही फिर से शराब मांग रहे। मैं आपको शराब नहीं दूंगी, अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको अपनी शराब चाहिए या बीवी। क्या कहा तूने? मैं तुझ में या शराब में से किसी एक को चुनूं? तो सुन, मैं अपनी शराब को चुन लूंगा, तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? तो अब आपकी बीवी भी शराब हो चुकी है, अगर आपको मुझसे प्यार ही नहीं था तो शादी भी नहीं करते, शराब से ही शादी कर लेते ना। निशा की बात सुनकर राजेश को गुस्सा आ जाता है और वो निशा पर हाथ उठा देता है। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे से कहती है, पता नहीं क्यों मैंने तुझ जैसी नशेड़ी औलाद को जन्म दिया। अच्छा होता अगर तू पैदा होने से पहले ही मर जाता। माँ तो अब तुम इस गरीब लड़की के लिए अपने बेटे को इस तरह से बातें कहोगी? भूल मत, ये गरीब लड़की इस घर की बहू है, तेरी बीबी है और मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ ऐसी बहू पाकर। बदकिस्मती तो मेरी ये है कि मैंने तुझ जैसी औलाद पैदा की। इतना बोलकर सुमन और निशा रोने लगती है और तभी राजेश को खून की उल्टियाँ होती है। खून की उल्टियाँ आता देखकर निशा बिना कोई देरी करे राजेश को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ राजेश और उसके परिवार को पता चलता है कि राजेश को कैंसर है। क्या कैंसर? माँ जी राजेश जी को कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, उनके बचने के कोई चांसेस नहीं, अब हम क्या करेंगे? निशा माँ आप दोनों रोइए मत, गलती मेरी है। आप दोनों ने कितना मुझे रोका पर मैंने आप दोनों की एक न सुनी। आज मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। इसीलिए हम तुझे शराब पीने से मना कर रहे थे, देख लिया दारू पीने का नतीजा। माँ अब मेरे पास जितनी जिंदगी बची है उस कुछ दिनों की जिंदगी में मैं आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा और शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं।
इस तरह से राजेश अपनी बची हुई जिंदगियों में खूब मेहनत करता है और अपनी माँ और निशा को जिंदगी की वो सारी खुशियाँ देता है जिसकी हकदार उसकी माँ और निशा होती है। राजेश जी, हम हमेशा से आपको ऐसे ही देखना चाहते थे। माफ करना निशा, मैं कभी तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सका और जब समझा हूँ तो बहुत लेट हो चुका है। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सोच के दिल बैठा जा रहा है कि मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। काश तू कभी शराब को हाथ ही नहीं लगाता तो हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते। माँ, तुम्हारे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। भगवान मुझे उसी की सजा दे रहा है। बस तुम माफ कर दो ताकि जब मैं भगवान के पास जाऊँ तो उनके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। नहीं राजेश जी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और माँ जी जी नहीं पाएंगे। राजेश बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब निशा और सुमन राजेश को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही राजेश की मृत्यु हो जाती है। राजेश की मृत्यु के बाद निशा और सुमन बिल्कुल अकेले हो जाती हैं। विनीता के पास पैसे और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। विनीता अपने पति सुधीर और अपने इकलौते बेटे अजय के साथ रहा करती थी। विनीता ने बड़े ही लाड प्यार से अपने बेटे को पाला पोसा था। ऐसे ही एक दिन, क्या बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू कुछ दिनों से खा नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तू बीमार पड़ जाएगा। माँ, आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं खाता, पर आप मुझे सुबह सुबह इतना खिला देती हो कि पूरे दिन मुझे भूख नहीं लगती। पापा, माँ को कुछ समझाओ ना कि सुबह का नाश्ता हल्का दिया करे। इसमें तेरे पापा क्या कहेंगे? सुबह का नाश्ता पेट भर के करना चाहिए, ना कि हल्का फुल्का खाना खाकर। पूरा दिन भी तो गुजारना होता है ना। बेटा, ये तेरी माँ का प्यार है। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर तू अपनी माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहेगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधीर और विनीता अजय से बहुत प्यार करते थे और वहीं अजय भी अपने माता पिता पर जान छिड़कता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन, बेटा तू फिर से फोन चलाने लगा, लेकिन तू आज इतना परेशान क्यों है? माँ, मुझे जाना होगा, शाम को जल्दी घर आऊंगा। लेकिन अजय बेटा बता कर तो जा, आखिर क्या बात है? विनीता पूछती रह जाती है, पर अजय बिना कुछ बोले जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। अजय को ऐसे परेशान घर से जाता देख विनीता और सुधीर भी काफी परेशान हो जाते हैं और अजय के घर आने का इंतजार करते हैं। शाम को घर का दरवाजा बजता है और विनीता जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है, पर ये क्या, दरवाजे पर अजय किसी लड़की के साथ था और उस लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था। ये सब देखकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अजय बेटा, ये लड़की? माँ, ये लड़की पंखुड़ी है, इस घर की बहू। माफ करना, मैं आपको बता नहीं सका। दरअसल बात ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। पर ऐसा भी क्या हो गया था अजय बेटा कि तूने हमें बिना बताए कुछ इस लड़की से शादी कर ली। बेटा, तू जानता है ना कि हम तेरी पसंद को कभी ठुकराते नहीं, फिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? ससुर जी, अजय को कुछ मत कहिए। अजय की कोई गलती नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अजय ने तो कई बार कहा कि वो आप लोगों को सच बता देगा, मैंने ही उसे रोके रखा। मैं चाहती थी पहले मैं अपने घर वालों को मना लूं, पर मेरे घर में कोई नहीं माना और उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करवाने की कोशिश की। इसलिए आज सुबह मैंने अजय को मैसेज किया कि वो मुझे लेने के लिए आ जाए। माँ, पापा, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अगर आज मैं पंखुड़ी को भगाकर शादी नहीं करता तो इसके घर वाले इसकी शादी किसी और लड़के से करवा देते और वो लड़का पंखुड़ी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन बेटा तू हमें फोन तो कर सकता था, इतना बड़ा कदम उठाया और हमें पता भी नहीं चला। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन सभी चक्करों में टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं। हम दोनों आपसे अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। सुधीर और विनीता अपने बेटे बहू को अपना लेते हैं और दिल से उनका स्वागत करते हैं, पर शायद पंखुड़ी तो अपने ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी तो आते ही अजय के कान भरना शुरू कर देती है। अजय, लगता है ससुर जी और माँ जी मुझे पसंद नहीं करते। तभी तो शादी को एक हफ्ता बीत गया, फिर माँ जी ने ना घर की चाबी मुझे दबाई और ना ही घर की जिम्मेदारी। और तो और उन्होंने मुझे कोई तोहफा भी नहीं दिया, ना ही मेरी पहली रसोई हुई। पंखुड़ी, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ को समय नहीं मिल पाया होगा, बस इसलिए वो तुम्हें अब तक कुछ नहीं दे पाई। पर मैं माँ से इस बारे में बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर अजय अपनी माँ से बात करता है। हालांकि विनीता को अपने बेटे की बात बुरी लगती है, पर वो उसकी बात से सहमत होती है, क्योंकि सच में अब तक विनीता ने अपनी बहू को कुछ नहीं दिया था। इसलिए विनीता अपना एक हार अपनी बहू को दे देती है। माफ करना बहू, तुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन मैंने तुझे तेरा गिफ्ट नहीं दिया। दरअसल तेरे ससुर जी की अब तक सैलरी नहीं आई है, बस इसी वजह से मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाई। मेरे पास ये मेरा हार रखा हुआ था, इसीलिए ये हार मैं तुझे अपने नेक के रूप में दे रही हूँ। इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, बस वही काफी है। इस तरह से पंखुड़ी अपनी सास की नजरों में अच्छी बन जाती है और अजय को अपने सास ससुर की नजरों में गिराने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और एक दिन, अजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की बहू, पर फिर भी तुम अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को देते हो। कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। ससुर जी पहले से ही माँ जी को अपनी सैलरी देते, फिर तुम अपनी सैलरी मुझे क्यों नहीं देते?
पंखुड़ी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? रही सैलरी की बात, मैं माँ से कह दूंगा कि अब से मैं अपनी सैलरी तुम्हें दूंगा, ठीक है? अब की बार जो मेरी सैलरी आएगी वो तुम ही रखना। इस तरह से धीरे धीरे पंखुड़ी पूरे घर में अपना पैर फैला लेती है, पर फिर भी पैसों की भूखी पंखुड़ी का लालच खत्म नहीं होता और अब वो अपने सास ससुर से अलग होने की सोच लेती है। अजय, तुम अपने माँ बाप के गुलाम हो और लोगों के बच्चों को देखो शादी होते हुए कैसे अपनी माँ से अपना हक लेकर हिस्सा लेकर अलग हो जाते। अरे किसी और को क्या ही देखना, तुम माँ जी को ही देखो ना, शादी होते ही ससुर जी और माँ जी अपने सास ससुर से अलग हो गए। इस घर में तुम्हारा भी हक है, तुम भी ससुर जी और माँ जी से अपना हक क्यों नहीं मांग लेते? पंखुड़ी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है, फिर मैं अपने माँ बाप से क्या मांगू? माफ करना अजय, पर तुम अपने माँ बाप को आज तक पहचान नहीं सके, पर मैंने तुम्हारे माँ बाप को पहचान लिया है। तुम्हारे माँ बाप कहने को तो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं, पर तुमसे जरा भी प्यार व्यार नहीं करते। अगर यकीन नहीं होता ना तो अपना एक बार हिस्सा मांग कर देखो, इतनी आसानी से वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अजय पंखुड़ी की बातों में आ जाता है और जब सभी लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो अजय अपने माता पिता से कहता है, माँ पापा, अब मेरी भी बीवी है, कुछ समय बाद मेरा भी अपना छोटा सा एक परिवार होगा, इसलिए अब मुझे अपना हिस्सा चाहिए। बेटा तुझे कौन सा हिस्सा चाहिए? सब कुछ तेरा ही तो है, और कौन सा तेरे भाई बहन है जो तुझे बंटवारा करना पड़ेगा? ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर अगर आप और पापा फैक्ट्री की, ये घर, ये जमीन और सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगे तो इसमें बुराई क्या है? आखिर आपके बुढ़ापे का सहारा भी तो मैं और पंखुड़ी ही है ना। अगर कल को आपको अचानक कुछ हो गया तो हम तो रोड पर आ जाएंगे ना, इसलिए सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, मैं कल शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा लूंगा। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर विनीता और सुधीर परेशान हो जाते हैं और अगले दिन जब अजय प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आता है तो सुधीर एक कड़ा फैसला लेता है। अजय बेटा, तुम दोनों ने अपनी मनमानी खूब कर ली। बहू तो पैसों की भूखी है जो हर समय तेरे कान भरती है, पर याद रखना एक दिन तू पछताएगा। और रही बंटवारे की बात, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तुझे देता हूँ और आधा हिस्सा मैं उस इंसान को दूंगा जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसलिए अब तुम दोनों पति पत्नी इस घर से अपना हिस्सा लेकर जा सकते हो। तुम्हारे हिस्से में मैंने एक घर भी दिया है। अब क्या था, अजय अपना हिस्सा लेकर अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला जाता है और कुछ ही दिनों बाद पंखुड़ी अजय से उसकी सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो जाती है। जिसके बाद अजय को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पापा के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और एक बार फिर अजय अपने माँ बाप के साथ रहकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से शादी भी करता है। गोकुल नगर नाम के एक गांव में एक औरत अपनी मिठाई की दुकान खोलती है। अपने मोहल्ले में मिठाई की दुकान खुली देखकर गांव के सभी लोग आपस में बात करते हैं, अरे बहन, अपने गांव में एक नई मिठाई की दुकान खुली है। दुकान तो बड़ी ही अच्छी लग रही है और उसके पास तरह तरह की मिठाई भी है। ऐसी मिठाई है जो हमारे गांव में मिलती ही नहीं। एक बार लेकर देखते आखिर ये मिठाई वाली कैसी मिठाइयाँ बेच रही है। तुम सही बोल रही हो बहन, चलो मिठाई लेकर आते। वैसे भी आज रात को मेरे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। इतना बोलकर वो दोनों चुड़ैल के पास उसकी मिठाई लेने जाते हैं, जहाँ चुड़ैल अपनी दुकान में उन औरतों को आता देख हंसते हुए खुद से बोलती है, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, मुझे कब से तुम लोगों का ही इंतजार था। अब तुम मुझसे मिठाई खरीदोगे तभी तो मेरा बदला पूरा होगा ना। इतना बोलकर वो दोनों औरतों से बोलती है, अरे आओ बहनों, जल्दी आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बोलो बोलो कौन सी मिठाई पैक कर दूं? मेरे पास तुम्हें हर तरह की मिठाई मिलेगी। अरे भाई, हमें पहले मिठाई देख कर लेने दो और एक आध टेस्ट भी करवाओ। हमें जो सही लगे कि हम वो मिठाई खरीद लेंगे। हाँ क्यों नहीं बहन, बिल्कुल, बताओ कौन सी मिठाई तुम्हें दूं चखने को। अब दोनों औरतें मिठाई देखने लगती हैं और कुछ मिठाई पसंद करके चुड़ैल से बोलती हैं, ये वाली मिठाई दिखाना। चुड़ैल उन औरतों को मिठाई टेस्ट करने के लिए देती है। अब दोनों औरतें मिठाई टेस्ट करती हैं। दोनों को मिठाई का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है और दोनों औरतें कुछ मिठाई पैक करवाकर अपने घर चली जाती हैं। रात को जब वो दोनों औरतें अपने परिवारों के साथ उन मिठाइयों को खाती हैं, जिसके बाद उन दोनों औरतों की मौत अपने परिवार के साथ हो जाती है। अगली सुबह सभी लोग देखते हैं और बड़े हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही समय पर एक जैसी दो अलग अलग घरों में मौत, आखिर ये सब कौन कर सकता है? अरे ये दोनों तो बहनों की तरह रहती थी, इतनी भली औरतें थी दोनों। पता नहीं इन दोनों की न जाने किससे दुश्मनी थी जिसने इन दोनों को एक साथ एक जैसी मौत के घाट उतार दिया। अब तो भगवान ही जाने क्या हुआ था इन दोनों के साथ और इन दोनों के परिवारों के साथ। जो होना था वो हो गया, अब होने को भला कौन टाल सकता है? चलो भाइयों, अब हम सब अपने अपने काम पर चलते हैं। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने काम पर चले जाते हैं। इस तरह से वो चुड़ैल उस गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। अब जो कोई भी उस चुड़ैल की मिठाई खाता वो मर जाता, जिसके बाद सभी गांव वालों को मिठाई वाली पर शक होता है। सारे गांव वाले जमा होकर चुड़ैल की दुकान पर जाकर उससे बोलते हैं,
गांव वालों, इस औरत की ही मिठाई में कुछ गड़बड़ है। जो कोई भी इस मिठाई को खाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हाँ बिरजू भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो इसकी मिठाई में ही कुछ गड़बड़ लगती है। इस मिठाई वाली को आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ये गांव के कई लोगों को मारकर खा चुकी है। इतना बोलकर सभी गांव वाले मिठाई वाली चुड़ैल की मिठाई की दुकान को तोड़ने लगते हैं और उसकी दुकान की सारी मिठाइयाँ फेंक देते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। उसके असली रूप में आते ही दिन से रात हो जाती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देखकर डरने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना विशाल रूप ले लेती है और चुड़ैल सभी गाँव वालों से बोलती है, तुम गाँव वाले अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तुम गांव वालों से मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, जो मैं लेकर ही रहूंगी। तुम गांव वालों ने मुझे एक बार मार दिया है, पर बार बार नहीं मार पाओगे। बदला? कौन सा बदला? कैसा बदला? हम गांव वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम गांव वालों ने मिलकर मुझे मार डाला। अब मुझसे पूछ रहे हो कि कैसा बदला? याद करो, कुछ साल पहले तुमने सिर्फ मिठाइयों के लिए मेरी जान ले ली थी। मैं वही स्नेहा हूँ जिसे तुम गांव वालों ने मिलकर मारा था। इतना बोलकर चुड़ैल गांव वालों को सारी बात बताती है, किस तरह कुछ साल पहले स्नेहा उनके गांव में सेठानी के घर साफ सफाई का काम करने आई थी। एक दिन जब वो सेठानी के घर से कुछ खराब मिठाई लेकर अपने घर जा रही थी, तभी उसकी मालकिन उसे पकड़ लेती है और सभी गाँव वालों के साथ मिलकर उसकी बहुत बेइज्जती करती है। सिर्फ मिठाइयों के लिए अपनी बेइज्जती होता देख स्नेहा घर जाकर फांसी लगा लेती है। अपनी बेटी की मौत देखकर उसकी माँ भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी चल बसती है। अब स्नेहा के बारे में जानने के बाद सभी गांव वालों को सारी घटनाएं याद आती हैं और सभी गांव वाले स्नेहा से बोलते हैं, अरे पर इसमें हमारी क्या गलती है? हम नहीं चाहते थे कि तुम खुदकुशी करो। खुदकुशी करना तो तुम्हारी मर्जी थी और हमने तो ये सब सेठानी जी के कहने पर किया था। सेठानी के कहने पर तुम गांव वालों ने मिलकर मेरी बेइज्जती की थी। अब मेरे कहने पर सब लोगों को मेरी मिठाई मुझसे खरीदनी पड़ेगी। रात को उसे अपने परिवार के साथ खाना होगा ताकि बाकी लोगों की तरह तुम सभी गांव वाले भी मारे जाओ। हम तुमसे कोई मिठाई नहीं खरीदने वाले, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर अब तुम हमारे साथ भी गलत कर रही हो। बिरजू की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बिरजू को हवा में लटका देती है और सभी गांव वालों से बोलती है, तुम गांव वालों को तो मरना ही पड़ेगा। अब तुम मेरी मिठाई खरीद कर मरो या फिर मेरे हाथों से। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी गांव वाले उससे मिठाई लेने के लिए राजी हो जाते हैं और मिठाई लेकर अपने घर जाते हैं। मिठाई खाने से पहले गांव के पंडित के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं, जिसके बाद पंडित गांव वालों से बोलता है, वो चुड़ैल तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली। अब तुम्हारी जान सिर्फ एक ही आत्मा बचा सकती है। किसकी आत्मा हमें बचा सकती है पंडित जी? साफ साफ बताइए, हम गांव वालों पर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी है। वो चुड़ैल किसी की नहीं सुनती सिवाय अपनी माँ के। अगर उसकी माँ की आत्मा यहाँ आ जाए और वो उसे रोक ले तो ही वो चुड़ैल तुम सबकी जान बख्श सकती है। जिसके बाद सभी गांव वाले पंडित के साथ बैठकर एक छोटी सी पूजा करते हैं और चुड़ैल की माँ की आत्मा को बुलाते हैं। चुड़ैल की माँ जब उन लोगों के सामने आती है तो सभी गांव वाले उससे विनती करते हैं। जिसके बाद चुड़ैल की माँ सभी गांव वालों से बोलती है, मेरी स्नेहा ने पहले भी एक बार गलत कदम उठाया था, अब वो एक बार फिर से गलत कदम उठाने जा रही है। मैं पहले तो अपनी बेटी को रोक ना सकी और ना ही बचा सकी, पर इस बार मैं उसे जरूर रोकूंगी। तुम सभी गांव वालों चिंता मत करो और उसकी खरीदी हुई मिठाई मत खाना। जिसके बाद पंडित चुड़ैल का आवाहन करता है। चुड़ैल का आवाहन करते ही तेज हवा चलने लगती है और एकदम से चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने आती है। सभी गांव वाले चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल पंडित से बोलती है, पंडित तुझे क्या लगता है तू अपनी इन पूजा पाठ से गांव वालों को बचा लेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं इन गांव वालों को मार कर ही गाँव से जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और बोलती है, बेटा तू ये क्या करने जा रही है? तूने पहले भी एक बार खुद की जान लेकर गलती की थी और अब फिर से तू इन गांव वालों की जान लेकर गलत कर रही है मेरी बच्ची। पर माँ, इन गांव वालों की वजह से मैंने अपनी जान गंवाई और मेरे जाने के बाद आपने भी अपनी जान गंवाई। सिर्फ कुछ मिठाइयों के लिए इन गांव वालों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, इतना शर्मिंदा किया था मुझे। अब चुड़ैल की माँ चुड़ैल को बहुत समझाती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी माँ की बात मान जाती है और उस गाँव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद सभी गाँव वाले उसकी मिठाइयाँ फेंक देते हैं और एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। साथ ही अब वो कभी भी ऐसी गलती दोबारा